तेज उतार चढ़ाव के बीच दिन के निचले स्तर पर बाजार 200 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी 2300 के पास। निफ्टी बैंक में 700 अंकों की गिरावट। मिड कैप स्मॉल कैप में 0.25% की बिकवाली। इंडिया विक्स में 5% का उछाल। नतीजों के बाद डिक्सन में भारी बिकवाली। 14% की गिरावट के साथ बना वायदा का टॉप लूजर। वहीं जोमेटो में लगा था दूसरे दिन तेज गिरावट। 2 दिनों में 14% टूटा शेयर। तीसरी तिमाही में ग्रोथ की रफ्तार सुस्त पड़ने से एमसीएक्स में तेज बिकवाली। शेयर 9% फिसला। बाजार को पसंद है एल&टी फाइनेंस के नतीजे। शेयर 2% ऊपर। रियल्टी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा गिरावट। 3% फिसला इंडेक्स। रिजल्ट के बाद ओबरॉय में करीब 9% की तेज गिरावट। लोधा और प्रेस्टीज में भी दबाव। साथ ही सरकारी बैंक एनबीएफसीज में कमजोरी। वहीं एफएमसीजी में थोड़ी खरीदारी। कल्याण ज्वेलर्स के प्रमोटर ने कल 36% से ज्यादा शेयर रखे गिरवी। प्रमोटर्स ने एक्सचेंज को दिया डिस्क्लोजर। शेयर 6% से ज्यादा फिसला। 2 हफ्ते में 36% से ज्यादा गिरा स्टॉक। बजट में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को मिल सकती है बड़ी राहत। विद होल्डिंग टैक्स और शिप बनाने वाले इक्विपमेंट पर रिपोर्ट ड्यूटी में छूट संभव। आवाज एक्सक्लूसिव। I, Donald John Trump, do solemnly swear. The golden age of America begins right now. आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ हैं आपके लिए स्ट्रैटेजीज बताने के लिए सिक्योरिटीज के अमित त्रिवेदी। फिलहाल लेकर आते हैं मार्केट का हाल आपके सामने, जहां पर उथल पुथल भारतीय बाजार में देखने को मिल रही है। एक बार फिर से बाजार दबाव के साथ ही कारोबार कर रहे हैं और सबसे ज्यादा हैमरिंग देखने को मिल रही है छोटे मझोले स्टॉक्स में। काफी वॉलेटिलिटी और आप देखिए किस तरीके का बिहेवियर मार्केट्स का रहा है सुबह से लेकर अब तक। अब फाइनली वापस से 0.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। डे लो से थोड़ा संभलते हुए, लेकिन अभी भी कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए दिखाते हैं आपको निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में भी 1% के आसपास की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। तो वॉलेटिलिटी वहां भी देखने को मिली इसी तरीके की। जिस तरीके का चार्ट बना है निफ्टी सेंसेक्स में, उसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी दबाव ऑलमोस्ट 500 पॉइंट नीचे 1% की गिरावट है। दबाव सबसे ज्यादा कहीं है तो वो है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में। एक बार दोनों ही इंडाइसेस आपके सामने लेकर आते हैं और मिड कैप्स आप देखिए 800 अंक नीचे है, 1.5% की गिरावट है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है और यहाँ भी 1.5% के आसपास की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर आज है तो वो रियल्टी इंडेक्स है। एनर्जी इंडेक्स, पीएसयू बैंक, निफ्टी बैंक के 1% से लेकर 2% तक नीचे है। निफ्टी रियल्टी तो इनफैक्ट 3.25% फिसला हुआ इस समय। निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा, निफ्टी मेटल भी लाल निशान में है। एक इंडेक्स है जो हरे निशान में है, वो है इकलौता निफ्टी एफएमसीजी का, जो हरे निशान में कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। एक बार लेकर आते हैं मार्केट की ब्रेथ, जो कि नेगेटिव ही दिखाई देगी क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में जो सेल ऑफ है उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो मार्केट की ब्रेथ भी नेगेटिव, बियर्स भारी। मार्केट्स पर एक बार दिखाते हैं गिरने बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या। 1757 स्टॉक्स है जो गिरकर कारोबार कर रहे हैं। 703 स्टॉक्स ही हैं जो तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार। तो ये तो रहा फिलहाल मार्केट का एक क्विक एक्शन। स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है इस पर करते हैं बातचीत। अमित बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी क्या व्यू है टिल मार्केट क्लोजिंग, क्या रेंज आप देख रहे हैं? काफी ऊपर नीचे के दायरे देखने को मिले अब तक के कारोबार में। जी गुड आफ्टरनून। देखिए निफ्टी के पहले बात करें तो ऑलमोस्ट 12% का करेक्शन हमको रिकॉर्ड हाई से देखने मिला है और लास्ट वीक अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पे 23,400 जो लेवल्स है वो कंसिस्टेंटली हडल साबित हो रहा है। बट एट द सेम टाइम अगर डाउन साइड में अगर देखे तो 23,000 का सपोर्ट भी वो होल्ड कर रहा है। तो एक रेंज के बीच में मार्केट थोड़ा चॉपी है और यहाँ से भी मुझे लग रहा है मोरलेस जो 23,000 से लेकर 23,500 के बीच में निफ्टी का टाइम कंज्यूम करना चाहिए। बट मोरलेस बैंक निफ्टी भी वोलेटाइल है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर मिड कैप 100 इंडेक्स देखा जाए तो देखिए नो डाउट आज नीचे है, लेकिन पिछले 5-6 दिन में 4-5 दिन में काफी अच्छी रैली आई हुई है। तो मिड कैप स्पेस में मुझे लग रहा है कि आज जो भी डिक्लाइन है, जो भी गिरावट है, थोड़ा एज अ बैंक अपॉर्चुनिटी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा बन रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक रैली जो है कंटिन्यूड रहेगी। तो मिड कैप्स में डिप्स पर बाय करने की सलाह है। यहाँ पर रैली कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक रहें। अमित बताइए ट्रेड्स कौन से आइडेंटिफाई किए हैं आपने? जी विद इन दी मिड कैप स्पेस मेरे को भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए एक
नवंबर महीने से अगर देखा जाए तो एक टिपिकल अप ट्रेंडिंग स्टॉक ये रहा है, काफी स्टेबल काउंटर है। रिसेंटली भी 3-4 दिन के गिरावट के साथ 440 के उसके जो सपोर्ट है वो अच्छे से होल्ड करके अगेन एक ये वीक में रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट ये स्टॉक में दिख रहा है। रिस्क टू रिवॉर्ड भी फेवरेबल है, सो करंट मार्केट पे बाई करके मेरे को 630 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और अपसाइड टारगेट जो मैं देख रहा हूँ 750 तक के देख रहा हूँ। ओके तो मैरिको एक ट्रेड है जहां पर खरीदारी की पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। 1% ऊपर कर रहा है स्टॉक कारोबार। चलिए फटाफट से मिड कैप्स के स्पेसिफिक सेक्टर्स आपके सामने लेकर आते हैं, यानी स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम कहां पर है। इंडेक्स क्योंकि गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है तो शुरुआत कर लेते हैं उन स्टॉक्स के साथ तो जो वीकनिंग साइड पर है। तो शुरुआत करेंगे पहले तो कैपिटल मार्केट स्पेस से जुड़े हुए स्टॉक्स। एमसीएक्स अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट 7.5% नीचे, एंजल वन 3% नीचे, कैम्प्स में 3.25% गिरावट, एमओएसएल में भी 3.25% गिरावट देखने को मिल रही है। पीएसयू बैंक्स आईओबी 1.5% नीचे, 1% नीचे इंडियन बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1.25% नीचे, पंजाब एंड सिंध बैंक में 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। एक बार देखेंगे रियल्टी पॉकेट, काफी वीकनेस है यहाँ पर आज। ओबेरॉय रियल्टी के अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट का इम्पैक्ट बाकी रियल्टी स्टॉक्स पर भी देखने को मिल रहा है। ओबेरॉय रियल्टी 7.5% नीचे, फिनिक्स मिल्स 4% नीचे है और साथ ही बाकी स्टॉक्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है। पावर शेयर्स देखेंगे तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टोरेंट पावर, सीजी पावर, अदानी पावर में भी 1.5% से लेकर 2.25% की वीकनेस है। कुछ और पॉकेट्स देखें तो आईटी स्टॉक्स, कोफोर्ट 3.5% नीचे, 2% नीचे परसिस्टेंट, न्यूजन सॉफ्टवेयर भी 16% नीचे कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। कंज्यूमर ड्यूरेबल, डिक्सन टेक के अर्निंग्स का डिसअपॉइंटमेंट बाकी स्टॉक्स पर भी देखने को मिला। डिक्सन टेक तो 13% नीचे है ही, लेकिन एम्बर 6% नीचे, ब्लू स्टार 3% नीचे, 1.5% नीचे क्रॉम्पटन कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। दो पॉकेट जो ऊपर है उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर्स हरे निशान में है। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी तीनों में तेजी है 3% तक की। एफएमसीजी में भी मैरिको का इतना जिक्र किया, लेकिन इसके अलावा कोलगेट, टाटा कंज्यूमर, मैरिको, यूनाइटेड ब्रेवरीज यहाँ पर भी हरे निशान में ट्रेडिंग हो रही है। 1-1.5% की बढ़त के साथ ये सभी शेयर्स कारोबार कर रहे हैं आज के सेशन में। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की। दरअसल बजट में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री पर खास फोकस हो सकता है। क्या फोकस हो सकता है, क्या आउटकम निकल कर आ सकता है, ये तमाम डिटेल्स लेकर लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद है। लक्ष्मण बताइए, अगर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की बात करें तो क्या राहत मिल सकती है? देखिए, यहाँ जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली उसके मुताबिक शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए सरकार कई तरह के टैक्स इंसेंटिव देने का ऐलान बजट में कर सकती है। उसे मोटे तौर पे 3 तरह के इंसेंटिव आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला कि शिप बिल्डिंग बनाने में, यानी शिप को बनाने में जो इक्विपमेंट इंपोर्ट करना पड़ेगा उस इंपोर्ट पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी ना लगे या उसमें बड़ी कटौती की जा सकती है। दूसरा, इंडियन फ्लैग वाले जो शिप होते हैं उन पर टीडीएस लगता है, जबकि विदेशी फ्लैग वाले शिप पे टीडीएस नहीं लगता है। इससे उनकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो कम हो जाती है घरेलू शिप की। तो उस कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए घरेलू शिप इंडस्ट्री पर टीडीएस से रियायत दी जा सकती है। तीसरा, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं जिनका हेडक्वार्टर विदेशों में है लेकिन वो भारत के शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में अपना इक्विपमेंट लगाना चाहते हैं, उसमें साझेदार बनना चाहते हैं, तो वहाँ पे उनको विदहोल्डिंग टैक्स अभी देना पड़ता है। तो उस विदहोल्डिंग टैक्स में रियायत देने का ऐलान सरकार कर सकती है। और इन सारे इंसेंटिव पर जो विचार किया जा रहा है उसके पीछे एक ही मकसद है कि घरेलू शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए, भारत में ज़्यादा से ज़्यादा शिप बने, इसकी कोशिश यहाँ पे की जा रही है और इसकी झलक बजट में आपको देखने को मिल सकती है। देश और बाजार को नई ऊंचाई पर पहुंचा सकता है ये बजट। इस बजट में कंजम्पशन, केपेक्स और न्यू एज रिफॉर्म्स पर होगा जरूर। फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करके ग्रोथ को भी करना होगा बूस्ट। जॉब बढ़ाना है और टैक्स कम करके मिडिल क्लास को देनी होगी राहत। इन्फ्लेशन और स्लोडाउन से भी निपटना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पे होगी पूरे देश की निगाहें। मोदी 3.0 के इस अहम बजट पर सीएनबीसी आवाज लेकर आएगा सबसे बड़ी कवरेज और सबसे भरोसेमंद चेहरों के साथ सबसे सटीक विश्लेषण। देखिए बजट अपने फेवरेट डेस्टिनेशन सीएनबीसी आवाज पर। बजट 2025 मेक और ब्रेक। देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट्स अभी भी प्रेशर में ही कारोबार करते हुए और ज्यादातर पॉकेट्स लाल निशान में ही। इकलौता एक एफएमसीजी स्पेस है जहां पर आधे % के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। रियल्टी की काफ़ी हैमरिंग हो रही है। पर रियल्टी स्पेस के शेयर्स दिखाते हैं आपको। इंडेक्स तो 3.25% नीचे है ही, लेकिन इकलौता गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है आज के मार्केट में जो हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। उसके अलावा सभी शेयर्स लाल निशान में। एक बार गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का स्टॉक लेकर आते हैं जो कि इस वीक मार्केट में भी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है। अमित, अगर आप कनेक्टेड हैं तो प्लीज़ बताइए गोदरेज प्रॉपर्टीज़, इस पर आपकी राय क्या रहेगी?
देखिए ओवरऑल रियलिटी स्पेस पे जो आउटलुक बैठ रहा है वो थोड़ा अंडर परफॉर्म का बैठ रहा है, क्योंकि सिंस लास्ट ईयर अगर देखा जाए जून मंथ से रियलिटी इंडेक्स अगर मैं देखूं तो एक थोड़ा करेक्टिव मोड में है। उसके बाद जितनी भी रैली आई थी वो थोड़ी शॉर्ट लिव्ड रही थी और कहीं ना कहीं पे इंटरनल ब्रेथ भी मैं देखूं तो ऑलमोस्ट थोड़ा मॉडरेटली नेगेटिव है। बट विद इन दिस स्पेस अगर देखा जाए गोदरेज प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो कंपेरेटिवली ये थोड़ा स्टेबल काउंटर है। रिसेंटली करेक्शन आया था लेकिन वो टाइम पे जो 2200 के जो सपोर्ट थे उसने होल्ड किए थे और उसके बाद अगर 3-4 दिन से देखा जाए तो थोड़ी एक स्टेबिलिटी है, कहीं ना कहीं पे हल्की सी रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट भी दिख रही है। तो नियर टर्म के हिसाब से मुझे लग रहा है गोदरेज प्रॉपर्टी में 2300 के जो सपोर्ट है और थोड़ी शॉर्ट टर्म रैली पॉसिबल है 2600 तक। ओके, तो शॉर्ट टर्म रैली 2600 तक पॉसिबल है गोदरेज प्रॉपर्टीज में। 2432 के इमोशनल लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ग्रोथ कोड की, जो ग्रोअर CNBC आवाज़ की एक खास पहल है जिसके जरिए हम आपको मार्केट से जुड़ी बारीकियां और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बताते हैं जिससे आप निवेश से जुड़े सही फैसले ले सके। इस हफ्ते जान माने ट्रेडर और क्रॉसेस कैपिटल सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश बहती ने एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के लिए सेबी की नई गाइडलाइंस पर बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। So currently, there is no real regulation as such that debars anybody from trading in algorithms or using algorithmic trading. What is happening is there are two kinds of algorithmic trading strategies that are being deployed today. On the professional or prop side, as what we do, all of our algorithms are approved by the exchange. The trades are entered as algorithmic trades. There's an identifier in the order sequence that identifies the trade as an algorithm. What is happening with the discount brokerages is that they are giving and exposing their APIs, and anybody with access to that API can either write their own code or there are some pre-authorized vendors who have already matched their trading strategies to these APIs and they are farming it out to the retail public. And these trades typically don't get registered in terms of an order identified as an algo trade, but rather as a standard internet trade. And I think SEBI has a problem with that. They don't want the algo trades to be identified as standard internet-based trades. They want the algo trades to be identified as algo trades even for this retail segment who are currently coming in using the APIs exposed by the brokers. What SEBI wants to do is that if you want to run an algorithmic strategy and you want to write your own code, then you've got to get that thing certified with the exchange. The strategy has to be approved. And in case you are outsourcing it from certain vendors, those vendors will need to get registered as some kind of investment advisors. चलिए रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए चल वापस आते हैं। आप देखते रहिए मिड कैप मंत्रा। बजट से आम लोगों की बड़ी उम्मीद होती है कि सरकार टैक्स कटौती का उनको तोहफा दे। एक शब्द जो आप बार बार सुनते हैं वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन उस छूट को कहा जाता है जो सैलरी टैक्स पेयर की इनकम से काटकर अलग कर दिया जाता है। इसके बाद बची हुई आय पर ही इनकम टैक्स कलेक्ट होता है। फिलहाल पुरानी रजीम में ये 50,000 पर है और नई रजीम में इसे 75,000 पर रखा गया है। लोगों की मांग है कि इस सीमा को और बढ़ाएं। CNBC आवाज़ की बजट यात्रा पहुंचे है दिल्ली के गोल मार्केट में, जहां हमारे सहयोगी दीपाली नंदा ने नौकरी पेशा लोगों के बीच जानने की कोशिश की कि उनके बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस है। मेरे साथ आप देख सकते हैं सैलरीड क्लास को रिप्रेजेंट करने वाले लोग मौजूद हैं। इन्हीं से ही जानते हैं कि बजट में इनकी क्या उम्मीद है, क्या मांग है वित्त मंत्री से। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि बजट बस अब कुछ ही दिन दूर है और हर एक सेक्टर को कुछ ना कुछ उम्मीद होती है। खासतौर पर अगर हम सैलरीड क्लास की बात करें तो एक बड़ा पूरा सेगमेंट है इसका, तो आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, आप नौकरी करते हैं, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं आने वाले बजट? मैडम, हमारी उम्मीद है कि इनकम टैक्स के अंदर काफी रिबेट मिलनी चाहिए, काफी रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। जो 7 लाख की लिमिट
लिमिट है ना कम से कम 12 लाख रुपए की होनी चाहिए। पुराने काफ़ी टाइम से लॉ चल रहे हैं, ATC के अंदर भी 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। 1.5 लाख रुपए में आज की डेट में कुछ भी नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर भी रिलैक्सेशन करने की जरूरत है। 2.5-3 लाख रुपए करना चाहिए। इनकम टैक्स के अंदर जो रिबेट मिलेगी उससे हम अपनी सेविंग कर सकते हैं, काफ़ी और कामों में यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी टाइम से पुराने यही लॉ चले जा रहे हैं और तो उम्मीद है कि इसमें अंदर हम अगर कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगी, 12 लाख रुपए तक हो जाएगी, तो हमारी काफ़ी अच्छी सेविंग हो जाएंगी, वो हम अपने घर में और चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। आप बताएं, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार के बजट में, क्या मांग है आपकी? मैम देखिए, मेरा जो है अभी फाइनेंस मिनिस्टर जो है उससे मेरी यही गुजारिश रहेगी, जो होम लोन है उस पर जो टैक्स लगता है ना, इस वक्त टैक्स रिबेट जो करते हैं, ये पिछले 3-4 साल से इन्होंने बिल्कुल भी मतलब कम नहीं किया है। तो मतलब हम चाहते हैं कि टैक्स रिबेट कम से कम अभी 2 लाख से तक ही किया है। हम चाहते हैं कि कुछ भी नहीं किया, चेंजेस नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि अगर कोई बंदा आज की डेट में दिल्ली जैसे शहर में 50 लाख से कम का घर कोई मिलता ही नहीं, अगर टैक्स रिबेट अगर 5 लाख तक के भी अगर हो जाए तो एक आम आदमी को राहत मिलेगी। आप बताएं, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या मांग है वित्त मंत्री से आने वाले बजट में? उम्मीद तो नहीं, लेकिन मेरी डिमांड जरूर ये रहेगी कि न्यू टैक्स रिजीम में कुछ चेंजेस होने चाहिए। जैसा हमने देखा है कि न्यू टैक्स रिजीम इज मोर ऑफ कंज्यूमर सेंट्रिक दैन सेविंग सेंट्रिक, विच डिस्करेजेस टू इन्वेस्ट इन लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स, सेविंग्स प्लान्स एंड अदर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स। आगे बढ़ेंगे, अब खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। सत्य JM फाइनेंशियल के सोनी पटनायक, प्रत्यय फिनमार्ट के हरीश जुजारे, गुरुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी के बीच मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति। मुनाफे के मीटर में लीड कर रही है पवन महेश्वरी 3.25% के रिटर्न, सोनी पटनायक दूसरे पायदान पर 2.73% के रिटर्न, हरीश का पोर्टफोलियो 2.37% के रिटर्न लैंड कर रहा है। तो ये रहा फिलहाल के रिटर्न की स्थिति। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर अब देखिए नई कंपनी बातचीत करेंगे इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO अजय कुमार श्रीवास्तव से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।